हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे आरबीआई ग्रेड बी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जहां हम बात करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की सैलरी कितनी है, या हम सीटीसी और इनहैंड सैलरी दोनों देखेंगे। उसके बाद हम एग्जाम पैटर्न के साथ कट ऑफ देखेंगे और उस कट ऑफ को एनालाइज करते हुए हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है और एग्ज़ाम को अप्लाई करने से पहले आपने क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और लास्ट में मैं आपको फ्री कोर्सेज का एक्सेस प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन ना करनी पड़े। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आप सिलेक्शन की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। अब सबसे पहले तो मैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। विल आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन कम नेक्स्ट ईयर? इसका आंसर देने के लिए मैं आरबीआई ग्रेड बी के 2013 से कितने वैकेंसीज आए वो दिखाना चाहता हूँ। आप देख ही सकते हो कि बस 2020 का कोविड का साल छोड़ के बाकी हर साल वैकेंसीज आए हैं। और तो और 2013 में 100 से कम वैकेंसीज थे, अब वो बढ़कर 200 से ज़्यादा हो गए हैं। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि अगले साल भी वैकेंसीज आएगी ही। इसलिए आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए और जल्द से जल्द आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं सैलरीज और पर्स की तरफ। सबसे पहले सैलरी की बात करते हैं। अब आरबीआई का बेसिक पे बढ़कर हो गया है 55,200। उसके बाद ग्रेड अलाउंस है 11,500। फिर स्पेशल अलाउंस है 9,750। उसके बाद स्पेशल प्री रिक्वेस्टेड अलाउंस है 4,102। फिर लोकल कंपनसेटरी अलाउंस है 5,468 और लास्ट में डियरनेस अलाउंस है 25,000। ये सब मिला के टोटल हो जाएगा मंथली 1,11,000 और ईयरली होगा 13,32,000। अब हम देखते हैं कि सैलरी के अलावा आरबीआई मंथली अलाउंसेस क्या देती है। सबसे पहले तो पेट्रोल अलाउंस जो 20,000 का है। मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी पोस्टिंग मुंबई में है, जहाँ आपको 200 लीटर पेट्रोल अलाउंस मिलेगा। उसके बाद हाउस होल्ड अलाउंस 5,000। फिर इंटरनेट अलाउंस 2,000। उसके बाद लैंडलाइन 1,386। फिर न्यूज़पेपर 917। उसके बाद इक्विपमेंट मेंटेनेंस का भी मिलेगा 500। साथ ही हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 60,000। यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप 60,000 या उसके ऊपर के रेंट के घर में रहोगे। फिर आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए 7,000 या हर बच्चे के लिए 7,000 अमाउंट होती है। हम एक ही बच्चा अज्यूम करके चल रहे हैं। उसके बाद है सुडेक्सु कूपन, जिसके आपको मिलते हैं 3,600। ये आपको मेस या शॉपिंग में यूज़ आता है। अब अगर हम इन सब का टोटल करें तो वो आएगा 1 लाख पर मंथ, दैट इज़ 12 लाख पर ईयर। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, इसके साथ आपको एनुअल अलाउंसेस भी मिलते हैं। आरबीआई आपको बुक ग्रांट देता है, जिसके आपको 8,000 मिलते हैं। उसके बाद मेडिकल के 13,000। फिर ब्रीफकेस के 6,500। उसके बाद फर्नीचर के 40,000। यहाँ आपको 5 साल में 2 लाख मिलते हैं, इसलिए एक साल का एवरेज 40,000। फिर आपको स्पेक्टेकल्स के 13,000 भी मिलते हैं। या हर 2 साल में आपको और आपके पार्टनर को ये अमाउंट मिलती है, इसलिए एवरेज करके आएगा 13,000। और लास्ट में घूमने के लिए एलएफसी मिलती है 1,24,000। यहाँ आपको हर 2 साल में इतनी ही अमाउंट हर आदमी के लिए मैक्सिमम 4 लोगों के लिए दी जाती है। हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि आप 2 लोग ही एलएफसी का यूज़ कर रहे हो। मैं तो 4 लोगों का कैलकुलेशन भी नहीं कर रहा। फिर भी इन सब का टोटल आता है 2,04,000। अब हम इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो हमारा टोटल आ जाएगा 27,36,000। ये अमाउंट आरबीआई आप पर खर्च करती है। लेकिन इतना ही नहीं, साथ ही आरबीआई आपको गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप देती है, जिसमें सीएफए और सीपीए जैसे रिपूटेड कोर्सेज भी इंक्लूडेड है। और साथ ही अगर आप कहीं घूमने गए तो वहाँ आपको आरबीआई के बहुत ही अच्छे हॉलिडे होम्स कम प्राइस में मिल जाते हैं। इन दोनों पर्स को तो हमने ऐड भी नहीं किया। उसके बाद तो आरबीआई का सीटीसी 29 लाख के भी ऊपर जा सकता है। यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा कि आरबीआई अपने ऑफिसर की अच्छी देखभाल करती है। अब फ्रेंड्स, बहुत लोग ये पूछते हैं कि इनहैंड सैलरी क्या होगी। चलिए उसे भी यहाँ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो डिडक्शन में आपका एनपीएस आएगा, वो रहेगा 7,000 पर मंथ, जो हो जाएगा 84,000 पर ईयर। उसके बाद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 16,000 पर मंथ,
जो हो जाएगा 1,92,000। लास्ट में HRA आपके हाथ में नहीं मिलता, वो रेंट पे करने में यूज़ होता है, इसलिए उसका ईयरली 7,20,000। अब जब हम ये अमाउंट डिडक्ट करेंगे तो आएगा 17,40,000। लेकिन फ्रेंड्स, ये सारा अमाउंट जो डिडक्ट हुआ वो आपके ही काम आता है, चाहे NPS हो या फिर यहाँ टैक्स भरना हो या फिर HRA, सारा आप ही के लिए तो है। सोचो कि कोई अनएम्प्लॉयड है तो क्या उसको इनमें से कुछ भी मिलता था? बिल्कुल नहीं। अब जब वो RBI ग्रेड बी ऑफिसर बन जाएगा तो उसे ये सब बेनिफिट्स मिल जाएंगे, इसलिए आपने CTC पे भी ध्यान देना चाहिए। सो यहाँ हमारा सैलरी का कंपोनेंट कवर हो गया। अब हम एग्ज़ाम कैसे क्रैक करेंगे उसकी बात करते हैं। आपको यहाँ पता ही होगा कि ये एग्ज़ाम 3 फेज़ में कंडक्ट की जाती है। अब आगे हम तीनों फेज़ के साथ उसके कट ऑफ देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले फेज़ 1, यहाँ जनरल अवेयरनेस में 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चंस, उसी तरह काउंट और इंग्लिश के 30 मार्क्स और रीजनिंग के 60 मार्क्स। ये कुल मिलाकर होते हैं 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए। अब यहाँ ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि इसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। नेक्स्ट है कि इस फेज़ के लिए आपको 120 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें सेक्शनल टाइमिंग भी होती है। फॉर एग्जांपल जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट्स, उसी तरह कॉन्ट इंग्लिश के लिए भी 25 मिनट्स और लास्ट में रीजनिंग के लिए 45 मिनट्स। नेक्स्ट या सेक्शनल और ओवरऑल दोनों के कट ऑफ निकालना ज़रूरी है। और मेरिट स्कोर में प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं करते हैं, मतलब प्रीलिम्स बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह होता है। अब अगर इसके कट ऑफ देखे जाए तो फिर आप देख सकते हो कि कट ऑफ कभी कम या कभी ज़्यादा होते रहता है, कहीं भी कांस्टेंट मार्क्स नहीं दिख रहे। मतलब आपने यहाँ ये ध्यान रखना है कि कभी भी कट ऑफ अज्यूम करके प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। ये सब कट ऑफ डिफ़िकल्ट लेवल पे डिपेंड है। अब हम देखते हैं फेज़ 2। यहाँ 3 सेक्शन होते हैं, ESI, इंग्लिश और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो यहाँ 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी 100 मार्क्स के लिए। और नेक्स्ट पेपर 1 और 3 में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जहाँ डिस्क्रिप्टिव में 2 सेक्शन रहेंगे, जहाँ हर सेक्शन में आपको 2 आंसर लिखने होंगे। फर्स्ट सेक्शन में हर आंसर 10 मार्क का होगा और सेकंड सेक्शन में 15 मार्क्स का। सो इनका टोटल हो जाएगा 50 मार्क्स। क्लियर हो गया? अब हम फेज़ 2 की कट ऑफ की बात करते हैं। यहाँ हम 2 कट ऑफ की बात करेंगे, एक तो इंटरव्यू के लिए कॉल आने के लिए कट ऑफ और दूसरा फाइनल कट ऑफ। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 2021 में इंटरव्यू के मार्क्स 50 से 75 कर दिए थे, इसलिए आउट ऑफ कैलकुलेशन में 2016 से 2019 में मैक्सिमम 350 मार्क्स होते थे, अब वो बढ़कर 375 मार्क्स हो गए हैं। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ इंटरव्यू और फाइनल कट ऑफ का डिफरेंस देखो। 2016 में वो था 48.45, 2017 में 49, 2018 में 47, 2019 में 45 और 2021 में 65। यहाँ इतने ज़्यादा मार्क्स इंटरव्यू में लाना बहुत डिफ़िकल्ट है फ्रेंड्स, इसलिए आप कट ऑफ को टारगेट मत करो। आपका हमेशा टारगेट ये होना चाहिए कि कट ऑफ से एटलीस्ट 20 मार्क्स तो ज़्यादा लाना ही है, उसके बाद ही आपके सिलेक्शन के अच्छे चांसेस रहेंगे। ओके। अब फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से समझने के बाद मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ। मैं आपको इस चैनल में RBI के लिए फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ मैंने फाइनेंस और ESI की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दी है और उसी के साथ उसके PDF के लिंक्स भी दिए हैं। ये दोनों प्लेलिस्ट आपको इस चैनल के होम पेज में मिल जाएंगे या फिर आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट कंपोनेंट एलिजिबिलिटी की तरफ। यहाँ एज क्राइटेरिया है 21 to 30 ईयर्स, जहाँ SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही अगर कोई दिव्यांग है या फिर डिसेबिलिटी है तो उसे जनरल कैटेगरी में 10 साल का रिलैक्सेशन है, उसके हिसाब से SC ST में उसे 15 साल का और OBC में 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही मैं ये बात बता दूं कि अगर आपने MPhil किया है फिर आपका एज लिमिट 32 ईयर्स रहेंगे, या अगर PhD किया है तो एज लिमिट 34 ईयर्स रहेगा। उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑफिसर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है।
जो भी इन दिए गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऑफिसर हैं उन्हें मैक्सिमम 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स उसके दो कंडीशंस है। एक तो उनकी एज 33 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसमें उनका प्रोबेशन पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा। जनरली किसी बैंक का प्रोबेशन 2 साल का होता है, वो यहाँ काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत होती है। यहाँ बताया गया है कि एनी ग्रेजुएट विथ मिनिमम 60% और एनी पोस्ट ग्रेजुएट विथ मिनिमम 55%। मतलब यहाँ दोनों में से एक की ही बात की जा रही है। सो अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% ही है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने 55% ला लिए तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। उसी तरह यहाँ बताया है कि मार्क्स गिनते वक्त सारे सेमेस्टर्स का एग्रीगेट लिया जाएगा। मतलब अगर एक सेमेस्टर में किसी को 40% और दूसरे में 80% है तो उसका एग्रीगेट आ जाएगा 60% और वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल रहेगा। अब फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी में ओबीसी कैंडिडेट्स ने एक बात ध्यान रखनी है कि 2022 नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द ओबीसी सेक्टर शुड हैव ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर जनवरी 1, 2021 बट बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब ओबीसी कैंडिडेट्स ने ये देखना है कि एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट के एटलीस्ट 1 साल के अंदर आपने नया सर्टिफिकेट बनाया है या नहीं। फॉर एग्जांपल 2022 में ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी 18 अप्रैल 2022। फिर आपके पास 1 जनवरी 2021 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए लेकिन क्लोजिंग डेट के पहले इशू किया जाना चाहिए। क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स लास्ट में हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। जनरल के लिए होते हैं मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी, डिसेबल के लिए कोई लिमिट नहीं होती। अब यहाँ बहुत एस्पिरेंट ये सवाल पूछते हैं कि अगर हमने एग्ज़ाम अटेंड नहीं की तो क्या हमारा अटेम्प्ट काउंट होगा। सो यहाँ आपने समझना ज़रूरी है कि अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म भरा और एग्ज़ाम नहीं दी तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपने फॉर्म भरा लेकिन एग्ज़ाम नहीं दी तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स इसके साथ हमारे आरबीआई ग्रेड बी के सारे कंपोनेंट कवर हो गए। जाते जाते मैं आपको याद दिला दूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के फ्री कोर्सेज होम पेज से एक्सेस कर सकते हो या फिर उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दी है, वहाँ से भी आप वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको ये सारे पीडीएफ इजीली एक्सेस करनी है तो आप हमारा अफेयर्समैन ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।